Hello friends, welcome back in my new video and myself SK Agrawal, and now in this video we will talk about Krebs cycle और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल से पहले अपने क्रेब्स साइकिल की जो फर्स्ट स्टेप है या फिर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की जो इंटरलिंक स्टेप है उसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज का अपन ने रोल भी बताया था, उसके एलोस्टेरिक एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी भी बातें की थी। तो जो भी स्टूडेंट्स जो एमएससी के साथ साथ अपने सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से सजेशन है कि वो स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें कि कौन से एंजाइम से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे हम एग्ज़ाम में काफ़ी बार बैठ चुके हैं तो हमें इतना तो आइडिया रहता है कि कौन सी जो इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें नहीं है, या कौन से टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड ये क्वेश्चंस एकदम इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। इनके एलोस्टेरिक जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, या कई बार तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कौन से स्टेप में क्या चीज़ होती है। तो एकदम इजी वे के अंदर अपन बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स जो सीएसआईआर नेट की कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उन तक वीडियो पहुँच सके और उनको भी बेनिफिट हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत से गांव ऐसे या स्टूडेंट्स ऐसे जो गांवों से बिलोंग करते हैं, आसपास में कोचिंग नहीं है सीएसआईआर नेट के लिए, तो उन स्टूडेंट्स तक वीडियो को आप पहुंचाइए ताकि उनको हेल्प हो सके। क्योंकि प्रत्येक यूनिट में से अपन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें अपन डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट में जैसे एग्जाम पास में आएगी उस टाइम अपन जो सीएसआईआर नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसे सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले एंटर करता है पायरुवेट। ये कहाँ से आता है? ग्लाइकोलाइसिस से। और इससे क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। इस स्टेप को अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक इंटरलिंक मॉलिक्यूल है जो हो सकता है किसी भी साइड से आता हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट से आए, प्रोटीन से आए या लिपिड से आए। जैसे अपन देखें कि यहाँ से कार्बोहाइड्रेट से आया है तो इस साइड से वो हो सकता है किससे आए? फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बना हुआ हो, या इस साइड के अंदर अपन देखें तो प्रोटीन से बना हुआ हो। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो किस में एंटर करता है? तो वो एंटर करता है अपना क्रेब्स साइकिल में, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्जिलो एसीटेट जो 4 कार्बन का एक कंपाउंड है। और जैसे 2 कार्बन का ये है, 4 कार्बन का ये है, तो सिंपल सा बनता है सिट्रेट मॉलिक्यूल, जो कितने कार्बन का होगा? सिंपल सा 6 कार्बन का होगा। और यहाँ पर जो एंजाइम आ जाएगा वो आ जाएगा सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज जो है वो एक रेगुलेटरी स्टेप है। यहाँ पे अपन कहें सिट्रेट सिंथेटेज। ये किस प्रकार का एंजाइम है? तो ये अपन कह सकते हैं ये एक एलोस्टेरिक प्रकार का एंजाइम है जिसके ऊपर रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट होती है, और इसी रेगुलेटरी साइट के साथ में इनके जो एक्टिवेटर हैं या इनके जो इनहिबिटर है वो बाइंड हो सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप है ये कौन सी है? इरिवर्सिबल प्रकार की स्टेप है। इरिवर्सिबल प्रकार की स्टेप है, मतलब एक बार ऑक्जिलो एसीटेट से एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर अगर सिट्रेट बन गया है तो सिट्रेट वापस से इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्जिलो एसीटेट के अंदर। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रकार की स्ट्रेट या अपन कहें इरिवर्सिबल प्रकार की स्टेप है। ये जो सिट्रेट है यहाँ से अपन देखें माइटोकॉन्ड्रिया है। सिट्रेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कब हो सकता है? जब सिट्रेट की कंसंट्रेशन अधिक हो जाए और ये अपने पीछे वाले जो पाथवे है उनको अगर रोकना चाहे, जैसे
ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को ये क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और यहाँ से जो एंजाइम है 3 स्टेप के अंदर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये एक एंजाइम है 3rd स्टेप के अंदर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है इस प्रकार से। तो ये बाहर आकर इस एंजाइम को इनहिबिट करके ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसे अपन क्या कह सकते हैं, फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म कहते हैं, जिसके कारण से सिट्रेट जो है वो साइटोप्लाज्म में जाकर अपने बैक जो स्टेप है उनको ब्लॉक कर सकता है। क्रेब्स साइकिल में एंटर करने वाला जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। जैसे ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो ये किसके रूप में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, प्लस यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो कार्बन 2 जो एंटर किया था वो दोनों कार्बन किसके रूप में निकल जाएंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो इसके कार्बन है वो कहीं भी यूज में नहीं आते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो बाहर की तरफ रिलीज कर दी जाएगी, ये वाली। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ जो बीच में स्टेप है यहाँ पे क्या बनेगी, एनर्जी बनती है। तो ये स्टेप में कार्बन का किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि 2 कार्बन एंटर करते हैं और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अपन देखें यहाँ पर जो एनएडी है, या फिर अपन कहें एनर्जी जो है वो ATP, NADH2, FADH2 इनके रूप में क्या होते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये जो एनर्जी है NADH2 और FADH2 है, ये ETS में जाकर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर क्या बना सकते हैं, वहाँ पर ATP का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेप है क्रेब्स साइकिल की, ये केवल पर्पज इसका जो है वो क्या है, ATP का प्रोडक्शन है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड या कंपोनेंट भी इसमें बनते हैं, या अपन कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड भी बनते हैं जो अदर पाथवे के अंदर भी, मतलब अदर पाथवे का अपन कहें कि अदर जो कंपोनेंट है या जैसे एमिनो एसिड्स हैं उनके सिंथेसिस में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें ब्रेकडाउन भी होता है और इसमें सिंथेसिस भी होता है। इसलिए इसमें दोनों प्रकार की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब एनाबोलिक और कैटाबोलिक, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होने के कारण से इसे एम्फीबोलिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका नेचर देखा जाए तो नेचर किस प्रकार का है, एम्फीबोलिक प्रकार का इसका नेचर है। एम्फीबोलिक पाथवे, इसमें दोनों प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है, एनाबोलिक और कैटाबोलिक। कई बार पूछा भी गया है ऐसा कौन सा पाथवे जिसमें एम्फीबोलिक प्रकार का नेचर देखने को मिलता हो, तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो अपन देखें स्टार्ट तो होता है ऑक्जेलो एसीटेट से, और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सिट्रेट। ये इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट, इसीलिए इस पाथवे का नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। जैसे अभी अपन इनके फर्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट से स्टार्ट होता है। ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन का एक कंपोनेंट है, प्लस उसके साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड होता है, जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O और S थायल ग्रुप है यहाँ पर, और कार्बन ये है अपने कोएंजाइम ए। जैसे ही जो एंजाइम है
यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा आ जाएगा, तो अपने एंजाइम देखा था, यहाँ पे एंजाइम जो है वो कौन सा है, सिट्रेट सिंथेटेज। और ये एक प्रकार की इरिवर्सिबल स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। यह स्टेप है, इसमें 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पर अपन बेसिक स्ट्रक्चर इसकी देखते हैं। जैसे ये जैसे जो स्ट्रक्चर है, कार्बन संख्या 6, ये है सिट्रेट, ये इसकी सिट्रेट की स्ट्रक्चर है। और सिट्रेट जो है वो एक स्टेबल फर्स्ट कंपोनेंट है, स्टेबल फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब इसकी अपन बात करें, जो सिट्रेट है या सिट्रेट सिंथेटेज जो एंजाइम है वो एक एलोस्ट्रिक एंजाइम है, एलोस्ट्रिक एंजाइम है। एलोस्ट्रिक एंजाइम है तो सीधी सी बात है, ये एक्टिवेटर और इनहिबिटर के रूप में वर्क कर सकता है। यहाँ पर जैसे अपन देखें, NADH और ATP, ये दोनों जो हैं वो किसके रूप में वर्क करते हैं, ये एक्ट एज ए इनहिबिटर के रूप में वर्क करते हैं, या नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, या नेगेटिव डोमेन के साथ में क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं, जिसके कारण से इस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो यहाँ पर आगे अपन देखें, इसी के साथ साथ जैसे सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो भी किस प्रकार का है, नेगेटिव प्रकार का इनहिबिटर शो करता है। इसके अलावा अपन देखें, जो रेशियो है ATP और ADP, यहाँ पर NADH और NAD, इनका अगर अपन रेशियो देखें, अगर हाई रेशियो है, हाई रेशियो का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, ATP की कंसंट्रेशन अधिक हो कंपेयर टू ADP, NADPH2 या NADH2 की कंसंट्रेशन NAD के कंपेयर टू हाई हो, तो इस कंडीशन में एनर्जी कैसी है, हाई है। एनर्जी हाई होगी तो पाथवे कैसा होगा, वहाँ पर सिंथेटिक प्रकार का पाथवे होगा, सिंथेटिक कहें या फिर अपन कहें स्टोरेज प्रकार का पाथवे होगा। तो ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर स्टार्ट होगा सिंथेटिक पाथवे या स्टोरेज पाथवे। मतलब अगर पहले से एनर्जी अवेलेबल अधिक है तो अगले जो कंपोनेंट है उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको तो आप स्टोरेज कर सकते हो क्योंकि एनर्जी पहले से आपके पास में अधिक है। और सेम इसी का रेशियो लो रेशियो हो तो सीधी सी बात है, जो सिंथेटिक पाथवे है वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। उसी के साथ साथ में यहाँ पर अपन देखें तो मेटाबॉलिक पाथवे वो स्टार्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से भी जो ब्रेक डाउन करने वाले मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, उस प्रकार के पाथवे क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। तो एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है उस एनर्जी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि पाथवे कौन से प्रकार के स्टार्ट होंगे, सिंथेटिक पाथवे स्टार्ट होंगे या फिर जो नॉर्मल जो ब्रेक डाउन वाले पाथवे हैं वो स्टार्ट होंगे। तो इस प्रकार से ये एंजाइम है अपना, इसको मैंने आपको बता ही दिया कि ये रिएक्शन कैसी है।
इरिवर्सिबल प्रकार की रिएक्शन है, इसमें वापस नहीं जा सकता ये रिएक्शन। सिट्रिक एसिड जो है या सिट्रेट जो है वो किस में एंटर कर सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर सकता है, और साइटोप्लाज्म में ये ब्लॉक करता है ग्लाइकोलाइसिस के फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम को। इस एंजाइम को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में इसको ब्लॉक करता है। तो सिट्रेट जो है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसे अपन सिट्रिक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सिट्रेट है वो साइटोप्लाज्म में जाकर इनहिबिट कर सकता है, इनहिबिट करता है अपन एक तो कहें ग्लाइकोलाइसिस को, या फिर अपन कहें फर्मेंटेशन को। इन एनएरोबिक कंडीशन, अगर सिट्रिक एसिड जो है वो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर इनको ब्लॉक करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पास्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। पास्चर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो पास्चर इफेक्ट में भी किसका रोल है, सिट्रिक एसिड में रोल है। जैसे अगली स्टेप अपन देखें तो ये जो सिट्रेट है वो एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर अपन देखें आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रेट की डायग्राम अपन बनाएं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे जो OH ग्रुप था वो OH ग्रुप यहाँ पे आता है, जिसके कारण से सिट्रेट जो है वो अपनी आइसोमेरिक फॉर्म जो है आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये आइसोसिट्रेट है, प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम की। अगली स्टेप जो अपन है, आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। जैसे अगली स्टेप में अपन देखते हैं, जैसे जो आइसोसिट्रेट है वो प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम में कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो आइसोसिट्रेट अगर 5 कार्बन का है तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पे जो एंजाइम है उसमें NAD+ कन्वर्ट होता है NADH2 के अंदर। तो यहाँ पर एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एंजाइम जो है वो आ जाएगा यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो उसकी प्रेजेंस में अपन देखें NADH जो है वो कन्वर्ट होता है NADH2। NAD+ जो है वो NADH2 में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर अपन देखें जो आइसोसिट्रेट जो मॉलिक्यूल है वो एक किस प्रकार का एंजाइम है, तो वो एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये एक एलोस्टेरिक एंजाइम है।
एलोस्टिक एंजाइम है, और एलोस्टिक एंजाइम है तो सीधी सी बात है इनका एक्टिवेटर और इनहिबिटर होंगे। तो इसके इनहिबिटर की बात करें अपन, तो इसके जो इनहिबिटर हैं, ये जो NADH प्लस ATP, ये दोनों जो हैं वो इसके एक्ट एज ए इनहिबिटर के रूप में वर्क करते हैं। ये स्टेप जो है वो कैसी है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में स्टेप कैसी होगी, इरिवर्सिबल प्रकार की स्टेप होती है। ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वह वापस से आइसोसीट्रेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगली स्टेप अपन देखें कि जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हुए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस स्टेप में अपन देखें तो जो एंजाइम होगा वो तो आ जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ये तो इसका एंजाइम है। ये जो कन्वर्ट होता है यहाँ पर एक इन्वॉल्व होता है, जैसे पहले अपन देखें कोएंजाइम ए इन्वॉल्व होता है इस प्रकार से। इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जैसे अपन इस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर 4-5 मॉलिक्यूल जो थे या 5 कार्बन थे, अब जिसमें टोटल कितने रहेंगे, 4 कार्बन रहेंगे। एक जो कार्बन है वो CO2 के रूप में रिलीज होगा। तो जैसे अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है 4th कार्बन के ऊपर कोएंजाइम ए आकर बाइंड होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होगी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है। इसी के साथ साथ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो यहाँ पर इसका जो कोफैक्टर है वो है NAD+, और यहाँ पर बनेगा NADH2 हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल NADH2, जो किस में चला जाएगा आगे, ETS में चला जाएगा। आगे अपन लास्ट में एक पाथवे को कंबाइन करके अपन दिखाएंगे कि कितने प्रकार के जो NADH2 बनते हैं, FADH2 बनते हैं या ATP बनते हैं, किस प्रकार का मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको एक साथ कंबाइन करके अपन दिखाएंगे। अभी अपन 1 बाय स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जिसके कारण से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो वो मॉलिक्यूल रिलीज होता है, प्लस इसके अंदर कोफैक्टर NADH या NAD+ होता है, जिसके कारण से NADH का फॉर्मेशन होता है और इसमें इन्वॉल्व होता है कोएंजाइम ए। ये जो एंजाइम है ये किस प्रकार का है, एलोस्टेरिक एंजाइम है जो मल्टी सब यूनिट से बना हुआ है। मल्टी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, सिमिलर टू इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किसके सिमिलर होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी स्ट्रक्चर इसके लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। सेम उसी प्रकार से ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। सेम इसी के अंदर भी E1, E2, E3 सब यूनिट है वो प्रेजेंट होती है। ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट आपको जो लास्ट वीडियो है जिसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में डिस्कस किए थे उसमें कंप्लीट इसके बारे में डिटेल बताई थी मैंने आपको। साथ ही अपन इसके कोफैक्टर देखें कि उसमें कितने कोफैक्टर प्रेजेंट थे, तो इसमें 5 कोफैक्टर प्रेजेंट थे। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर भी जो कोफैक्टर कितने प्रेजेंट होंगे, 5 कोफैक्टर प्रेजेंट है।
जैसे कोफैक्टर की बात करें अपन, 5 कोफैक्टर हैं, जिसमें से E1 जो सब यूनिट है इसके साथ में बाइंड होता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। अगली सब यूनिट है E2 एंजाइम के सब यूनिट, और उसमें 2 कोफैक्टर बाइंड होते हैं। पहला जो कोफैक्टर है वो तो आ जाएगा लिपोएमाइड, और सेकंड जो है वो इसका आ जाएगा कोएंजाइम ए। सेम इसी प्रकार से जो थर्ड सब यूनिट है उसके साथ में भी 2 कोफैक्टर बाइंड होते हैं, जिनमें से पहला अपना आ जाएगा FAD और सेकंड आ जाएगा NAD प्लस। इस प्रकार से 5 कोफैक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 3 सब यूनिट है E1, E2, E3, ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। इस प्रकार से अपन जो E1, E2 और E3 सब यूनिट की बात कर रहे हैं उनमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो जो E1 है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ऑक्सोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, और सेकंड जो है डाईहाइड्रोलिपोइल सक्सिनाइल ट्रांसफरेजेज, और थर्ड जो है E3 जिसमें प्रेजेंट होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। तो तीनों सब यूनिट है मैंने बता दिया E1, E2 और E3। इन तीनों के साथ में 5 कोफैक्टर बाइंड होते हैं। फर्स्ट यूनिट के साथ में 1 कोफैक्टर बाइंड होता है TPP, और सेकंड सब यूनिट के साथ में 2 कोफैक्टर बाइंड होते हैं लिपोइड या लिपोएमाइड और कोएंजाइम ए, और थर्ड सब यूनिट के साथ में भी 2 कोफैक्टर बाइंड होते हैं जैसे FAD और NAD प्लस। इसके अलावा भी अपन देखें तो ये जो एंजाइम है वो एक्स्ट्रा पाथवे के अंदर भी क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिट्रिक एसिड के अलावा भी ये कुछ अन्य पाथवे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अपन जनरली कहें जैसे पार्टिसिपेट इनटू, एक तो पार्टिसिपेट अपन देखें सबसे पहले तो करता ही है किसमें, सिट्रिक एसिड साइकिल। इस पाथवे में तो ये एंटर करता ही करता है पार्टिसिपेट। इसके अलावा सेकेंड ये लाइसिन डिग्रेडेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, लाइसिन डिग्रेडेशन के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। थर्ड इसी प्रकार से देखा जाए तो ये ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के अंदर, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार से ये 3 पाथवे ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये एंजाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि जो अल्फा केटोग्लूटारेट हैं वो कौन से एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब एमिनो एसिड्स मैंने लास्ट क्लास में बताया भी है आपको, उसमें आप एमिनो एसिड्स के जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें। तो उसमें इन साइकिल्स के बारे में बताया मैंने कि क्रेब्स साइकिल से कौन से जो कंपोनेंट हैं जिनसे अलग अलग एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अल्फा केटोग्लूटारेट है वो प्रोलीन एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसका जो प्रिकर्सर है वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा केटोग्लूटारेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी ऐसे इंटरमीडिएट जो सब्सटेंस हैं इसमें बनते हैं जो अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रिकर्सर होते हैं जैसे एमिनो एसिड्स। आगे अपन देखते हैं, जैसे अभी अपने पास में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ है, किससे, अल्फा केटोग्लूटारेट से। अगला जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए या सक्सिनेट सिंथेज की प्रेजेंस में अपन कहें तो यहाँ पर क्या बनेगा, सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे इस प्रकार से, और यहाँ से अपन देखा जाए तो जो कोएंजाइम ए का जो पार्ट है वो निकल जाएगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर अपन देखा जाए तो सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। जैसे जीडीपी का जो मॉलिक्यूल है इसमें फॉस्फेट बाइंड होता है और ये जीटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपन देखें तो यहाँ पर जैसे एडीपी जो मॉलिक्यूल है वो इसके फॉस्फेट को लेते हुए ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल, जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है जो यूज में आ सकता है। इसका मतलब एनिमल सेल्स के अंदर अपन देखें, एनिमल सेल्स में डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन होता है, जीटीपी का होता है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं इस प्रकार से, इस मेथड से। और जो इसमें जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर एंजाइम अपना आ जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए, मतलब यहाँ पर अपन करें सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज। सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज, जिसकी प्रेजेंस में अपना कंपोनेंट बनेगा सक्सिनेट। ये कंपोनेंट बनता है। इसमें एक मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन होता है, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट जीटीपी का फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज अपन देखे भी हैं कि जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो फॉस्फोराइलेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है या क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ पर जीटीपी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस स्टेप में अपन देखें सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है और प्रेजेंस ऑफ किस एंजाइम की प्रेजेंस में अपन कहते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में। इसी एंजाइम को अपन कह सकते हैं यहाँ पर सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पर काइनेज एक्टिविटी है फॉस्फोराइलेशन, इसलिए इसका अल्टरनेटिव नेम जो है सक्सिनेट थायोकाइनेज भी अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनता है, 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट जो है अगला अपना कंपोनेंट है उसमें कन्वर्ट होगा जिसे अपन कहते हैं फ्यूमरेट। जैसे इस स्टेप में जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और जो फ्यूमरेट है वो भी क्या है, 4 कार्बन का एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है। और प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल या फिर अपन कहें सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की रिएक्शन में कंप्लीट होती है तो उसका जो कोफैक्टर है वो क्या होता है, एफएडी होता है, जिसके कारण से एफएडीएच का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अपन यहाँ पर देखें, सबसे पहले सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट के अंदर। जैसे स्ट्रक्चर अपन देखें, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, फ्यूमरेट की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अपन देखें फ्यूमरेट, ये फ्यूमरेट की स्ट्रक्चर है। इसमें जो एंजाइम है वो कौन सा आ जाएगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में कंप्लीट होता है। इसका जो कोफैक्टर है वो है एफएडी।
तो यहाँ पर जो FAD है वो कन्वर्ट होता है FADH2 के अंदर, जो एक हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है, जो किसके अंदर एंटर करता है, ETS में एंटर करता है और इससे क्या बनाता है, ATP का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इसको अपन कहें इसका जो कॉम्पिटिटर है या इनहिबिटर है, उसे अपन मेलोनेट कहते हैं। तो जो मेलोनेट है वो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है या कॉम्पिटिटर है किसका, सक्सिनेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, सिमिलर टू सक्सिनेट। ये सक्सिनेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, जिस कारण से ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड होकर इस रिएक्शन को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को अपन देखें तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो है ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, या इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ एक स्ट्रक्चर या एक एंजाइम है, सक्सिनाइल या फिर अपन कैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसके कारण से FAD का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है। और FAD किस में एंटर कर जाती है, ETS में एंटर कर जाती है, जो ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये एंटर कर जाती है, जिसके कारण से इसमें सेकंड स्टेप में एंटर करने के कारण से इसमें जो प्रोटॉन के ग्रेडियंट है, प्रोटॉन कम ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके कारण से यहाँ पर एक FADH2 से यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर ये फर्स्ट में एंटर करता तो 3 ATP बनते, लेकिन ये एंटर किस में करता है, सेकंड कॉम्प्लेक्स में एंटर करता है, और सेकंड कॉम्प्लेक्स के कारण से इसमें 2 ATP का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में होता है। जो फ्यूमरेट है वो आगे कन्वर्ट होगा मेलेट के अंदर। आगे अपन देखें कि जो फ्यूमरेट है वो फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल एंटर करते हुए ये किसका फॉर्मेशन करता है, मेलेट का फॉर्मेशन करता है। जैसे इस प्रकार से ये जो होगा वो क्या होगा, मेलेट होगा। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है और मेलेट जो है वो ट्रांसपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है और साइटोप्लाज्म में जाकर ये किसको बढ़ावा दे सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को इंक्रीज करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। तो मेलेट जो है वो एंटर कर सकता है, लेकिन जो मेलेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो किस में एंटर कर जाता है, पायरुवेट पाथवे के अंदर, या फिर अपन कहें क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। तो आगे अपन देखें जो मेलेट है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसीटेट में। जैसे अपन देखें कि ये जो एंजाइम है मेलेट है वो मेलेट कन्वर्ट होता है किसमें, ऑक्जेलो एसीटेट में। तो ये आ जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जो वापस से किस में कन्वर्ट होगा या किस में एंटर करेगा, तो ये एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, किसके साथ कंबाइन होकर, कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होकर एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। यहाँ पर जो एंजाइम है वो आ जाएगा मेलेट
डिहाइड्रोजिनेज। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज है, तो यहाँ से सीधी सी बात है, इसका जो कोफैक्टर है वो जो है NAD+ है और यहाँ पर बनता है NADH2। तो यहाँ पर भी एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है या हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो क्रेब साइकिल है यहाँ पर अपना एंटर कर जाता है क्रेब साइकिल में ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये वापस से कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, मेलेट के अंदर, लेकिन ऑक्जेलो एसीटेट की कंसंट्रेशन कभी भी इंक्रीज नहीं होती है। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन नॉट इंक्रीज कंसंट्रेशन, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कभी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्रीज जैसे ही होगी तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, मेलेट में। लेकिन जैसे इसकी कंसंट्रेशन मतलब अपन कहें ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, बनते ही किस में एंटर कर जाता है, क्रेब साइकिल में एंटर कर जाता है। क्योंकि अगर इसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा, मेलेट में। और मेलेट कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आएगा तो कौन सा पाथवे स्टार्ट होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे यहाँ पर क्या होगा, स्टार्ट होता है। जैसे अपन एक बार इसका जो कंप्लीट पाथवे है वो बना के देखते हैं, क्रेब साइकिल का कंप्लीट जो पाथवे है उसको ड्रॉ करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर बनता है NADH2। इसके साथ एक निकल जाता है CO2। जैसे अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो किसके साथ बाइंड होता है, 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है इसके साथ में बाइंड होता है, जिससे एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन कहते हैं सिट्रेट, जो 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा सिट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और सक्सिनाइल जो कोएंजाइम ए है वो वापस से कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। जैसे अपन यहाँ देखें सक्सिनेट में, और सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में, और मेलेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम अपन देखें तो ये जो कार्बन 6 का बना है यहाँ पर एंजाइम होगा सिट्रेट सिंथेटेज। तो सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में जो 2 कंपाउंड है ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम वो मिलकर बनाते हैं सिट्रेट। सिट्रेट जो है एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में जैसे ये बनता है उस टाइम पर इसमें एक हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है NADH2। किससे, NAD से। इसी के साथ साथ जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है इसी के साथ में इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड
निकल जाती है। तो यहाँ पर जो ये 6 कार्बन का जो था वो कितने कार्बन का हो गया, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है। सेम अल्फा कीटोग्लूटरेट में से भी एक कोएंजाइम या मतलब अपन कहें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यहाँ पर ऐड होता है कोएंजाइम ए। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो हाई एनर्जेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है NADH2। तो यहाँ पर जो एंजाइम आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रो जीनेज। जो मैंने आपको बताया भी था कि 5 कोफैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक हाई एनर्जेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और मॉलिक्यूल बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर जीटीपी का फॉर्मेशन करता है, जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन करता है और जो जीटीपी है वो बनाती है एटीपी, एडीपीसी। आगे अपन देखें जो सक्सिनेट है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हाई एनर्जेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जिसे FADH2 कहते हैं। तो यहाँ पर FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। सेम यहाँ पर जो है फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर और जो मेलेट है वो एक हाई एनर्जेटिक NADH2 का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर एंजाइम होगा मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस प्रकार से ये एक पाथवे कंप्लीट होता है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि पायरुवेट से NADH2 बनता है। इस प्रकार से कंप्लीट पाथवे के अंदर अपन देखें तो कितने NADH2 बनते हैं। एक अगर एसिटाइल को एंजाइम एंटर करता है 2 मॉलिक्यूल का, 2 कार्बन का, तो यहाँ पर एक तो ये 2 और 3 तो क्या बनते हैं, NADH2। 3 तो NADH2 बनते हैं। इसके साथ एक क्या बनता है H2 और एक क्या बनता है GTP। इसका मतलब एक क्रेब साइकिल का ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाए तो क्या बनता है, क्योंकि जो एसिटाइल कोएंजाइम जो है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो था वो 2 कार्बन यहाँ पर रिलीज हो गए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन जो थे उन कार्बन का कहीं यूज़ नहीं है, कार्बन डायरेक्ट रिलीज हुए हैं और जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है वो बनते हैं 2 तो NADH2, 1 FADH2 और 1 GTP। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर एक FAD और एक ATP। इस प्रकार से आगे अपन इसी पाथवे के जो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का कंपाउंड है किस प्रकार से कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखें एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं
2 मॉलिक्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकल जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पर 3 NADH2, 1 FADH2, 1 ATP या GTP का फॉर्मेशन होता है। अगर ये ETS में एंटर करते हैं, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तभी ये किस में एंटर करेगा, ETS में एंटर करेगा। और ETS में एंटर करेगा तो NADH2 से जो है वो कितने ATP बनते हैं, प्रत्येक एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगी, 9 ATP। यहाँ पर 9 ATP बनेंगी। यहाँ से इससे क्या बनते हैं, एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो यहाँ पर 2 ATP बन जाएंगी और यहाँ पर एक ये ATP है। टोटल देखा जाए 12 ATP बनते हैं। 12 ATP किसे बनते हैं, केवल एक एसिटाइल को एंजाइम अगर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो कितने ATP बनते हैं, 12 ATP बनते हैं। आगे अपन देखें अगर एक पायरुवेट किस में एंटर करें, क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर 4 तो NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP या GTP। यहाँ पर अपन देखें कितने ATP बनेंगे, 12 ATP इंटू 3 इक्वल टू 12 ATP। यहाँ पर 2 ATP और यहाँ पर ATP, टोटल कितने हो जाएंगे, 12 और 3 अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएंगे 15 ATP। इसका मतलब एक पायरुवेट से कितने ATP बनते हैं, 15 ATP बनते हैं। यहाँ पर अगर अपन 2 पायरुवेट लें, क्यों 2 पायरुवेट क्यों लें, क्योंकि दोनों पायरुवेट कहाँ से आते हैं, ग्लूकोज से लें। तो 2 पायरुवेट हैं तो 2 पायरुवेट आएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल टू 30 ATP। इसका मतलब अगर एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बनते हैं और दोनों पायरुवेट किस में जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, तो कितने ATP बनेंगे, 30 ATP बनते हैं। और नॉर्मल अगर ये पूछा जाए कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बन सकते हैं तो कितने बन सकते हैं, 12 ATP बन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करेगा अगर वो एसिटाइल कोएंजाइम A से पूछ रहा है या फिर वो किससे पूछ रहा है, पायरुवेट से पूछ रहा है। पायरुवेट से पूछेगा तो 15 ATP बनेंगी और एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे बनेगा या पूछेगा तो कितने बनेंगे, 12 ATP बनते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। एक ग्लूकोज से पूछा है जाए कि एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनेंगे तो कितने बनेंगे, 30 ATP बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ ATP, अगर ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ ATP पूछा जाए तो कितने बनेंगे, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें 2 तो ATP बनते हैं, इसके साथ 2 NADH2 बनते हैं। तो 2 ATP प्लस 2 NADH, तो यहाँ पर 2 ATP और यहाँ पर 6 ATP, ये तो बन जाएंगे 8 ATP। तो ये तो बन जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। और अब इसके अलावा ये कहाँ एंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बने थे, 30 ATP। और ओवरऑल अपन देखें 38 ATP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि नॉर्मली कि एक ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से होते हुए क्रेब्स साइकिल में अगर एंटर करता है
तो हाउ मैनी नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड, तो अपन कह सकते हैं 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जब कंडीशन कौन सी हो कि जब एक NADH कितने एटीपी बनाए, 3 एटीपी बनाए, और FADH कितने बनाए, 2 एटीपी बनाए। आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो वो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें कि अगर एक NADPH या एक NADH कितने एटीपी बनाए, 2.5 एटीपी बनाए, और एक FADOH कितना बनाए, 1.5 एटीपी बनाए। तो पायरुवेट से कितने एटीपी बनेंगे और ग्लूकोज से कितने एटीपी बनेंगे। दो चीज़ों का आपको आंसर देने हैं कि अगर NADH जो है उससे 2.5 एटीपी बने प्लस एक FADH से क्या बने, 1.5 एटीपी बने, तो एक पायरुवेट से कितने एटीपी बनेंगे या एक ग्लूकोज से कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो ये दो के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। तो ये अपना जो क्रेब साइकिल है वो कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स जो भी आप देखते हो उस अपना जो रेस्पॉन्स है वो लाइक करके ज़रूर दीजिए या कमेंट करके दीजिए, जैसा भी आपको रेस्पॉन्स लगता है वो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि CSIR से रिलेटेड अपन सभी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।